हरियाणा का चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल? बीजेपी की चुनावी पतवार, प्रधानमंत्री की खेबनहार। दिग्गजों की सीट नहीं सेफ, दिलचस्प हुआ है चुनावी गेम। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर के। आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। हरियाणा में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही राज्यों में जीत के लिए सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर से चुनावी रण में उतरेंगे और खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी प्रचार की कमान संभालते हैं, पूरी राजनीति की हवा को बदल देते हैं। इसलिए उनके बारे में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी हरियाणा में बीजेपी की नैया के प्रधानमंत्री मोदी ही खवैया बनने वाले हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी 5 रैलियां करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत पीएम करेंगे। कई सीटों को एक साथ साधने की कोशिश पीएम करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील पीएम करेंगे। टिकट वितरण के बाद हरियाणा में बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि कई नेताओं ने अपनी पार्टी बदल ली, तो कई निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों के सामने कई सीटों पर चुनौती है। बीजेपी ने 4 मंत्रियों के टिकट काटे हैं, 11 विधायकों के भी टिकट कटे हैं। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट बीजेपी ने दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट मिला है। रमेश कौशिक के बेटे देवेंद्र कौशिक को टिकट मिला है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया। कई नेताओं की सीटें अभी लेकिन फंसी हुई हैं। सीएम सैनी की सीट पर भी कड़ा मुकाबला इस समय दिख रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में काबिज है, लेकिन असंतुष्ट नेताओं के चलते चुनावी रणनीतिकारों के सामने तीसरी बार से ज्यादा से सीटें जीतने का चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अब हरियाणा में प्रचार अभियान को तेज करने वाले हैं और पूरे सियासी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने पर फोकस करेंगे। बीजेपी लोकल मुद्दों पर फोकस करने वाली है। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट देने को मुद्दा बनाएगी। किसान और महिला मतदाताओं पर फोकस रहेगा। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी के मुद्दे को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों का ऐलान होने वाला है। तो हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी समय कमर कस रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, इसकी शुरुआत होने वाली है आने वाले दिनों में। 15 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी आगाज करने वाले हैं। और चूंकि बीजेपी के अंदर खेमे भी कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिनके टिकट कटे हैं या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिला है। ऐसे में एक साथ इन तमाम लोगों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। हरियाणा में पीएम मोदी 5 रैलियां करने वाले हैं। चुनाव से पहले कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी कमान को संभालने वाले हैं। रैलियों की शुरुआत पीएम करेंगे। कुरुक्षेत्र से इसका आगाज किया जाएगा। 11 विधायकों के टिकट कटे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं, जिनको एक साथ साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। टिकट वितरण से जो नाराज नेता हैं, उनको भी साधेंगे। उनको मनाने की कोशिश पहले भी बीजेपी ने की और ये कोशिश आगे भी होगी। कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। रमेश कौशिक के बेटे देवेंद्र कौशिक को टिकट बीजेपी ने दिया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। अब ऐसे में हरियाणा का जो चुनावी माहौल है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में और ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। कुरुक्षेत्र से इस चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। जो कुछ मुद्दे हैं उस पर फोकस बीजेपी का रहने वाला है। कुछ लोकल मुद्दे हैं उस पर फोकस रहेगा। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बीजेपी बना सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट देने का मुद्दा जरूर बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। तो हरियाणा का रण इस समय सज चुका है और प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र से इसकी चुनावी प्रचार का आगाज जो है वो करने वाले हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। कुरुक्षेत्र से चुनावी आगाज हो जाएगा। 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होगी। कुल 5 रैलियां हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ये जानकारी इस समय मिल रही है।
कई सीटों को एक साथ साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी हरियाणा में। अब ऐसे में ये साख की लड़ाई बीजेपी के लिए है। वहीं जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं वो कुल 10 साल बाद हो रहे हैं। ऐसे में 370 हटाने के बाद ये पहली बार है जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए साख की लड़ाई जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन हरियाणा में अपनी सीट को बचाना, अपनी सत्ता को बचाना, ये बीजेपी के लिए सबसे अहम इस समय है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी फील्ड में उतरेंगे। 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में उनकी पहली रैली होगी। बीजेपी की चुनावी पतवार प्रधानमंत्री क्या खेवनहार होंगे, ये एक अहम सवाल है। अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। इस बार हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नायब सिंह सैनी इस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का जो रण है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हरियाणा का रण पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ती आई है पिछले 10 सालों से, और ऐसे में अब हरियाणा की तस्वीर कैसी बनती हुई नजर आ रही है। इसमें एक और एंगल है अदिति, क्योंकि परिवारवाद का जो मुद्दा है वो बीजेपी की तरफ से अक्सर उठाया गया, लेकिन अभी अभी हमने बहुत सारे नाम लिए हैं जिनमें किसी के बेटे किसी बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो जाहिर है क्या कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना सकती है, और अगर मुद्दा बनाती है तो कितना सफल होगा ग्राउंड पर? पहले तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे और आज हम उसी से चर्चा करेंगे उसी पे, लेकिन ये जो हरियाणा का चुनाव है वो एक्चुअल में जो हरियाणा से एक शब्द निकल कर आता है दंगल, और कोई 90 सीटों पे या हरियाणा पे नहीं, हर एक सीट पर माँ बेटे के बीच में दंगल, चाचा भतीजी के बीच में दंगल, दो बहनों के बीच में दंगल, एक जना बीजेपी में है एक जना कांग्रेस में है, या फिर दंगल है बागियों का। और शिखा मैं कहूँगी मुझे मेरी आवाज़ वापस लौट कर आ रही है, जिससे टेक्निकल ठीक करा लीजिए। तो ये हरियाणा का चुनाव खुद जो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, उन्हीं के लिए एक पहेली बन गया है। अब आपको बताते हैं सबसे पहले तो कि नरेंद्र मोदी जो चेहरे हैं, 2014 में जब चुनाव हुआ था आम, उससे पहले उनको इलेक्शन कैंपेन का चेहरा बनाया गया था। तब से लेकर अब तक इन 11 सालों के बीच में लगभग 11वां साल चल रहा है, जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे हैं। और एक समय ऐसे आया था कि देश में 75% अगर उस तरह से बात करें तो नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। फिर अप्स एंड डाउन्स आए, तमाम चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो भगवा रंग नरेंद्र मोदी के चेहरे के चलते पूरे जो भारत का मैप था, वहाँ भारत का मैप भगवा रंग से रंगने लगा था, अगर हम चुनावी भाषा में कहें तो। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों? देखिए, राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में भी हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी हुए थे। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रणाली बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। फिर आपने देखा कि तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने वो कितना सरप्राइज एलिमेंट था, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सरप्राइज एलिमेंट कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन हरियाणा में कहानी मिलती जुलती है पर अलग है। हरियाणा पे आते हैं बीजेपी के चेहरे को लेकर। यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा जाति से परे है। नरेंद्र मोदी का चेहरा मतलब कमिटमेंट, नरेंद्र मोदी का चेहरा मतलब जो बातें कही जाएंगी या मैनिफेस्टो में कही गई हैं उनको लागू होना। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा एक कमिटमेंट के रूप में देखा जाता है, वो बियॉन्ड कोई जाति के ऊपर है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तब वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काम आ जाती है। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा, कम से कम आप हाथों पे गिने तो 10 तो उम्मीदवार थे ही मुख्यमंत्री कुर्सी के। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कई सारे, और मध्य प्रदेश में भी। ऐसे में पार्टी के लिए, आला कमान के लिए आसान होता है कि किसी एक बड़े नेशनल चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाए। जैसे कांग्रेस में क्या हो रहा है, हुड्डा जी आगे जा रहे हैं तो शैलजा जी नाराज हो जाती हैं कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। फिर रणदीप सुरजेवाला को लगता है कि अब कब तक सिर्फ पार्टी में, संगठन में ही काम करते रहेंगे। तो ये स्थिति से बचने के लिए चेहरा नरेंद्र मोदी का। अब ऐसे में क्या होता है, एक ओपन ज़मीन होती है कि ज़्यादा मेहनत करो। पहले टिकट के लिए होती है कि मेरे ज़्यादा समर्थक आएँ, वो जीत कर आएंगे तो मेरी दावेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक पेच है,
आपको याद होगा कि मनोहर लाल खट्टर को जब दिल्ली में बुला लिया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया बतौर मुख्यमंत्री, और नायाब सिंह सैनी यानी ओबीसी चेहरे को उतारा गया। इस दोनों के बीच में एक गैप है। एक चेहरे थे अनिल विज। अनिल विज एक पंजाबी चेहरा है, पंजाबी वोट पे भाजपा का राजस्थान हरियाणा में कब्जा है, तो ऐसे में अनिल विज नाराज हो गए। अनिल विज हेल्थ भी रहे, होम भी रहे, वो नाराज हो गए कि ये सही नहीं है, मैं दूसरा दावेदार था अगर मनोहर लाल खट्टर को आप हटाते हैं तो। वो लंबे समय नाराज रहे जब नायाब सैनी को सीएम बनाया, लेकिन अब वो एक बार फिर से पार्टी के लाइन लेंथ पे आ रहे हैं। जब भारत 24 ने पता करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ जो दिल्ली ने कराया, उसमें एक बात निकल कर आ रही है कि आज से 2 महीने पहले तक 22 सीटें शॉर्ट बीजेपी जीत रही थी, अब वो आंकड़ा 30, 32, 33 से 35 पहुंच गया है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, लग ऐसा रहा था कि ज़बरदस्त बागी हैं, कम से कम 78 बागी भारतीय जनता पार्टी के मैदान में हैं, लेकिन अब आला कमान ने उनको मैनेज किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो स्ट्रेटेजिस्ट है, मैनेजर है, उनको मैनेज करके कहा है कि आप लड़ो चुनाव नतीजे के बाद हमारे रिश्ते तय होंगे। इसका मतलब भी हम समझ गए। दूसरा, अनिल विज को भी कहीं ना कहीं इस तरह का इंडिकेशन है कि आप अच्छे से चुनाव लड़िए, अपने समर्थकों को जिताने की पूरी कोशिश कीजिए, हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन कीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर कुछ एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है और आप उसमें ला पाए, तो क्या पता आप मुख्यमंत्री बन जाए। तो जाहिर तौर पे अब देखिए, हर व्यक्ति अगर पूरी तरीके से कोशिश करेगा, जिसको लगता है कि मैं कुर्सी का दावेदार हूं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इलाके और हरियाणा में जिता के लाता है, तो जाहिर तौर पे किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लिए गए फैसलों से ये तो ओपन है कि कोई लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति यानी कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तो चेहरा अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, नरेंद्र मोदी तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ जाति समीकरण के साथ साथ किसानों के साथ साथ तमाम जो मैनिफेस्टो है, और फिर बाकी जो ग्राउंड पे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को ताकत झोंकने के लिए कहा है। क्योंकि जाहिर तौर पे 2024 के बाद का पहला चुनाव नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए एक परसेप्शन का चुनाव है, और परसेप्शन जो है आजकल बहुत दूर तक लेकर जाता है। यानी कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी इम्पैक्ट होगा, झारखंड के चुनाव में भी इम्पैक्ट होगा, और आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी होगा, क्योंकि हरियाणा दिल्ली का पड़ोसी है। जी अच्छा अदिति, चूंकि मान मनोबल का जो दौर है वो ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी हमने देखा है, और हमने देखा कि जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बीजेपी इस समय बना रही है हरियाणा में, हरियाणा चुनाव को लेकर के मैं बार बार यही कहती हूँ कि साख की लड़ाई इसलिए बीजेपी के लिए है क्योंकि लोकसभा जो चुनाव हुए उसके नतीजे आने के बाद अब उन राज्यों को बचाना जो बीजेपी शासित अब तक रहा है, ऐसे में कितना चुनौती इस समय लग रहा है कांग्रेस के लिहाज से। और अब तो आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, अगर मान लीजिए वो सिर्फ वोट भी काटती है तो नुकसान मानिए सिर्फ अगर कांग्रेस को भी हो तो भी ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर जब उनको जमानत मिली, और भारतीय जनता पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग ये हम सोच सकते थे कि अरविंद केजरीवाल के आने से किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, ज़मीन पर क्या कुछ होगा, क्योंकि जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, एक थॉट प्रोसेस लेवल पर है, दिल्ली में है। ऐसे में हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या बीजेपी को सीधा फायदा है या कांग्रेस को सीधा फायदा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे बीजेपी का वोट कट रहा है या कांग्रेस का कट रहा है। और फिर एक और सवाल उठता है कि जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी, जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जमानत के बाद तमाम तरीके के बयान दे रही है, कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल को लाइमलाइट में लाते हैं। और जाहिर तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी के नेता को लाइमलाइट में तो नहीं लाएगी, तो इसको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में थे, दोनों आला कमान की बात भी हो गई थी, 6 सीटों पर चुनाव भी लड़ना था। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई।
आपत्ति जताने के बाद फैसले में पीछे हट गए। आम आदमी पार्टी की ईगो हर्ट हुई और आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि मैं 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़के अपने सहयोगी भाई को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे बिना आपकी दाल गल जाएगी। और अब फिर जमानत होते ही बीजेपी का इतना ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना सीधे सीधे नज़र आता है कि खुद भाजपा ये चाहती है कि ये चुनाव बाइपोलर ना हो, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो, ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। ये बात अलग है कि जेजेपी भी है, इनालो भी है, बसपा भी है, तमाम तरीके की पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी है, वो दलित वोट बैंक तमाम है। उससे भी बीजेपी को ही फायदा होता नजर आ रहा है। जब दलित वोट कटेंगे तो बसपा इनालो के कटेंगे, कांग्रेस के दलित वोट कटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भाजपा के गेम को बिगाड़ नहीं बना रही हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल के आने से पदयात्राएं हरियाणा में बढ़ती हैं, चुनाव का आगाज आम आदमी पार्टी करती है और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जब 90 सीटों में आमने सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ेगी तो फिर कई जगह वो कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान करती नजर आएगी। जैसे दिल्ली में पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले गई, कहीं ना कहीं हरियाणा, गुजरात ये सिमिलर है क्या, कांग्रेस का वोट बैंक आप ले जाती है। बस बीजेपी को अगर कहीं दिक्कत होगी तो वो होंगे बड़िए वोट बैंक, अग्रवाल वोट बैंक, जो अरविंद केजरीवाल के पास चला जाएगा और उसके लिए बीजेपी खुद को तैयार कर चुकी है। तो अब आपने कांग्रेस की एक बात की है, मैं आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण समझती हूं कि कैसे कितने जाति के कितने उम्मीदवार, कांग्रेस ने भी गेम अच्छा खेला। ये बात अलग है कि उनकी आपसी खींचतान जो एक्सपेक्टेड थी। और उससे पहले आपको खबर दे दें कि जो उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम है अशोक गहलोत का, तो आज शाम होते होते संभवतः या कल आने वाले 24-48 घंटों में अशोक गहलोत को बतौर सीनियर पर्यवेक्षक भेजा जाएगा। टिकट बंटवारा हो चुका है, तो अब उस पर्यवेक्षक का काम होगा कि सब कुछ ठीक है, अगर कोई नाराजगी है तो शांत करना है। और भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत मित्र भी हैं, और भूपेंद्र हुड्डा को अगर अशोक गहलोत कुछ कहेंगे गांधी परिवार के बिहाफ तो भूपेंद्र हुड्डा उसे मानेंगे। शैलजा कुमारी काम कर चुके हैं अशोक जी के साथ चुनाव में राजस्थान में, उनकी बात, और रणदीप सुरजेवाला भी अशोक गहलोत की बात मानेंगे। तो सब कुछ सही रहे पार्टी के टॉप नॉच पावर सेंटर्स में, इसलिए अशोक गहलोत को भेजा जा सकता है, ऐसी बात आ रही है। अब बात करें हम कांग्रेस ने एक बार फिर जाटों पर दाव करते करते 35 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, ओबीसी 20 उतारे हैं, ब्राह्मण 4 उतारे हैं, बनिया 2 उतारे हैं, मुस्लिम 5 उतारे हैं, पंजाबी 6 उतारे हैं, राजपूत 1 और अनुसूचित जाति यानी SC 17 इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पे वहाँ 21% SC दलित वोट बैंक का इम्पैक्ट है। तो कुल मिलाकर इस आंकड़े से यही नजर आता है कि कांग्रेस जाट और SC वोट बैंक पर गेम करना चाहती है। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के खुद के कम से कम 59 बागी मैदान में है, लेकिन जैसे बीजेपी ने मैनेज किया उस तरीके से अभी कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस में तो गुटबाजी शैलजा जी और इनकी हो गई है। ये बात अलग है कि अभी मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस भी नहीं दे रही है, लेकिन एक परसेप्शन के बिहाफ पे नजर आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ही, क्योंकि देखिए आप जाट 35 सीटों पर हैं प्रत्याशी, तो भूपेंद्र हुड्डा ही आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खेल बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर जितने भी जेजेपी छोटी पार्टियां, लगभग 10 पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं, तो ये बात हो जाती है कि ये छोटी पार्टियां किसको फायदा और किसको नुकसान, और सही मायने में कितने ही सर्वे हो गए, कोई भी पार्टी इस कंक्लूजन पे ये नहीं निकल पाई है कि क्या कोई भी नेशनल पार्टी फुल मैंडेट ला पाएगी, अलायंस में होगा, ज़मीन पर क्या होगा। इसलिए हरियाणा का चुनावी दंगल बेहद रोचक है। कोई भी मतलब किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो एट पार है। सभी की हर विधानसभा में अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए आला कमान की स्ट्रैटेजी उस पर लग रही है। लेकिन आदित्य, बीजेपी की तरफ से किस तरह की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 11 विधायकों के टिकट उन्होंने काटे हैं। ऐसे में जब ये चुनावी दंगल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो क्या बीजेपी इसके पीछे किसी रणनीति को बना करके काम कर रही है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर है? आखिर क्या वो फैक्टर है जिसके तहत इस बार चुनाव बीजेपी लड़ रही है हरियाणा में? ये रणनीति बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, जब मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया गया था नायाब सिंह सैनी से। जब जेजेपी से हमने भारतीय जनता पार्टी ने रिश्ते तोड़े थे, तो ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सरकार में 10 साल रह ली है तो बाय डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी आएगी ही आएगी, तो ये पता है। दूसरा,
फिर जाहिर तौर पे वहाँ पे जाट और नॉन जाट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि ये तय था। फिर बीच में ये भी बात आई कि जैसे अनिल विज पंजाबी है, नाराज़ थे, वहाँ के पंजाबी जो शॉर्ट बीजेपी के वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे, सरदार नाराज़ चल रहे थे। ऐसे में बहुत सारा वर्ग जो उनका शॉर्ट वोटर था वो नाराज़ था। तो ऐसे में ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है। तो जहाँ पर बागियों से चुनौती है कांग्रेस बीजेपी की, वहाँ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी चुनौती है जो अभी कांग्रेस की नहीं है। तो उनको जो ये बागियों का टिकट काटना, और देखिए बीजेपी अभी हर संभव कोशिश कर रही है कि परिवार में भी टिकट दे दी है, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आज आराम से परिवारवाद का आरोप लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत से परिवारवाद भ्रष्टाचार पर पूरे देश का एक सेंटिमेंट पर वो किया था, और पूरे देश का एक साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट था कि हम परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं। और अब हरियाणा में इस तरह की चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ना भी है। जब आप विधायकों के टिकट काटते हैं तो उनकी तरफ से शर्त आती है, नाराज़गी होती है, उनको बैलेंस किया जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि आप नहीं तो आपके परिवार से ही लड़ लें, आपका बेटी लड़ ले, आपका ये लड़ लें। जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज़ हो गए थे, खुद प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। और देखिए ये चुनौतियां ज़्यादा उस जगह होती हैं जो पार्टी सत्ता में होती है। और भारतीय जनता पार्टी जब सर्वे करा रही थी तो उसके लिए था कि आधे से ज़्यादा विधायकों की टिकट कटनी चाहिए, लेकिन नाराज़गी के चलते, बागी के चलते उन्होंने टिकट नहीं काटी। और यहाँ पर एक एक सीट ऐसी है जहाँ पर 70 से 80 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन भरा है। तो चुनौती आसान नहीं थी, फिर भी मंत्रियों के भी टिकट कटे। और आप देखिए कि सत्ता किस तरह की चीज़ है कि वहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शर्मा, जो रामविलास शर्मा, उन्होंने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, उन्होंने भी नाराज़गी थी, बाद में बैलेंस कर लिया गया, उनको मना लिया गया, लेकिन वो भी नाराज़ थे। तो चुनाव लड़ना और सत्ता में आना कि इतनी है कि आप पार्टी के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है और इसलिए उसके पास चुनौती ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी और बागियों को पार पाना। लेकिन लगता है कि कई बागियों से तो पार पा लिया है। चुनाव के बाद हो सकता है कि वो लौट के घर आ जाएं या वो सपोर्ट दे दें। चलिए, यानी कुल मिलाकर के अदिति अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है।